नमस्कार, मैं डॉक्टर मानव कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली बार जहाँ हमारा विषय समाप्त हुआ था, जहाँ पे वहाँ से आगे जो नया विषय नया टॉपिक है वो है अकबर, हुमायूं, बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी के पिछले व्याख्यान में हम वार्ता कर चुके हैं। आज इतिहास के महानतम शासकों में से एक शासक अकबर पर चर्चा करेंगे। उसकी विभिन्न नीतियों, उसकी राजपूत नीति क्या थी, उसकी धार्मिक नीति क्या थी, उसने भारत जैसे देश को किस प्रकार से मुगल शासन व्यवस्था को मजबूत किया, इस पर आज हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। अकबर का जन्म 1556 ईस्वी में अमरकोट में हुआ। उसके पिताजी हुमायूं थे और उसका लालन पालन प्रारंभिक दिनों में राजपूतों में हुआ था, क्योंकि उस समय जो संघर्ष की स्थिति चल रही थी, हुमायूं वो हिंदुस्तान का साम्राज्य बना पाने के लिए शेरशाह सूरी से संघर्षरत था। मात्र 14 वर्ष की आयु में अकबर हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा। कालानौर में उसका सिंहासनारोहण किया गया था और उसके जो संरक्षक करता थे वो बैरम खान था। बैरम खान की देख रेख में मात्र 14 वर्ष की आयु में कालानौर में उसने हिंदुस्तान की बादशाह को संभाला। अभी हिंदुस्तान का साम्राज्य पूरी तरीके से सुसंगठित नहीं हो पाया था। ऐसे में अकबर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद ही 1556 ईस्वी में पानीपत में द्वितीय युद्ध में उसका सामना आदिल शाह सूरी के सेनापति हिमू, जिसने कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उस समय वो हिंदुस्तान के बहुत अच्छे सेनापति में से था, उसके साथ उसका संघर्ष करता है। हिमू की विजय पताका सब तरफ फहरा रही थी और ऐसे में एक बालक 14 साल का इस मुगल साम्राज्य का नेतृत्व करते हुए पानीपत के मैदान में शहीद होता है और वो युद्ध लगभग हिमू जीत ही गया था, लेकिन अचानक से तीर चलता है और हिमू की आंख में आके लगता है और वहीं से पूरे युद्ध की परिस्थितियां चेंज जाती हैं और हिमू की पराजय होती है और अकबर 1556 पानीपत के मैदान में बाजी मार। इस विजय के उपरांत इसमें मुख्य भूमिका बैरम खान की थी, वही संरक्षण की भूमिका थे। इस विजय के बाद अकबर आगरा में प्रवेश करते हैं और बाद में आगरा को भी हिंदुस्तान के मुगल साम्राज्य की राजधानी भी बनाते हैं। शुरू का जो टाइम था 1556 से 1560 के बीच का जो समय है, वो बादशाह अकबर के ऊपर पूरी तरीके से बैरम खां का संरक्षण रहता है और शासन सत्ता का कंट्रोल बैरम खां के हाथों में रहता है। लेकिन इन 4 वर्षों में अकबर काफी कुछ सीख जाते हैं और 1560 में कोशिश करते हैं कि जो उनका संरक्षक होता है, सम्राट का संरक्षक बैरम खां, जो कि सत्ता के केंद्र में भी था और वजीर जैसे महत्वपूर्ण पद पे भी था और समस्त बागडोर भी अपने हाथ में रखे हुए था, उसको वो हज जाने के लिए बोलते हैं और हज जाते समय ही रास्ते में बैरम खां की हत्या कर दी जाती है और इस प्रकार से बैरम खां के संरक्षण से अकबर अपने आप को मुक्त कर देता है, क्योंकि कहीं कहीं अकबर को लगता था कि बैरम खां अपने अधिकारों का ज्यादा प्रयोग करते हैं और वो अकबर को अपने अधिकारों से वंचित भी करते हैं। तो बैरम खां के रास्ते में हत्या कर दी जाती है तो उसकी
पत्नी से अकबर विवाह कर लेते हैं और उसका जो पुत्र होता है अब्दुल रहीम, उसको अपने दरबार में शामिल करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। और यही अब्दुल रहीम आगे जाकर के अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से विख्यात होता है कि रहीम के दोहे भी बहुत फेमस हैं, हिंदी में देखा हुआ। ये वही रहीम है जिनको खाने खाना की उपाधि दी जाती है और अकबर उनको अपने दरबार के नवरत्नों में शामिल करते हैं। अकबर का अगर परिवेश देखा जाए तो अकबर से पहले अभी बाबर और हुमायूं भारतवर्ष में मुगल सत्ता को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे, लगातार अफगानों के साथ में, राजपूतों के साथ में संघर्ष चल रहा था। अकबर ने सोचा कि हिंदुस्तान पे अगर शासन करना है तो ये बहुसंख्यक जो आबादी है इसको अपने साथ मिलाना होगा, नहीं तो सारा समय विद्रोह से ही चलने में लग जाएगा और हम साम्राज्य का प्रसार नहीं कर पाएंगे। विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से साम्राज्य की रक्षा करने की दिक्कत, साम्राज्य को सुसंगठित करने के लिए उसका प्रशासनिक ढांचा बनाने की दिक्कत। चूंकि अकबर की परवरिश भी काफी उदारवादी माहौल में हुई थी, उनका जन्म मैंने बताया भी आपको कि राजपूत परिवार में हुआ था, उनको शिक्षा दीक्षा भी काफी उदारवादी दी गई। 1562 में अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की अपनी पहली तीर्थ यात्रा के दौरान आमेर के राजा भारमल ने सम्राट के साथ अपनी ज्येष्ठ पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भी रखा और अकबर प्रतिवर्ष ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जरूर जाया करते थे। 17-18 वर्षों का लगातार वहां गया। तो जब ये विवाह का प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने बहुत विचार करने के बाद इसको स्वीकार किया और इस प्रकार से राजपूतों के साथ में उनकी वैवाहिक नीति प्रारंभ हुई। राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद जो राजपूत अभी तक मुगल सल्तनत के, मुगल साम्राज्य के विरोध में थे, अब वो मारवाड़ का हिस्सा बनने के बाद अकबर के लिए, अकबर के पक्ष में अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। राजपूतों के साथ हो जाने से जो मध्य भारत का जो क्षेत्र था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, जो अभी तक भी मुगलों के प्रभाव से दूर था, वो सीधे सीधे मुगलों के प्रभाव में गया और मुगलिया सल्तनत का विस्तार दक्षिण तक हो गया। उसके फायदे भी बहुत सारे हुए राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने से। एक तो मुगल जो साम्राज्य था वो सशक्त, मजबूत था, क्योंकि राजपूत बेहद वीर लड़ाके भी थे, मर मिट जाने वाले भी थे। उनका सहयोग मिलने से अकबर की ताकत 4 गुना ज्यादा। अब मध्यकालीन भारत की, मध्य भारत का, उसकी कर की जो वसूली थी वो भी राजपूतों के माध्यम से हो जाएगा। इसकी वसूली भी राजपूत कर दिया करते। सैन्य दल बेहद मजबूत हुआ क्योंकि राजपूत वीरता में सबसे अग्रणी थे। उन्होंने मुगलों के सिक्कों को भी अपने क्षेत्र में चलाया, अपने क्षेत्र में चरण में लाया, जिससे कि मुगलों के प्रशासनिक ढांचे को भी काफी विस्तार मिला। लेकिन एक राज्य ऐसा था जिसे वो अपने प्रभाव क्षेत्र में नहीं ला सके, वो था मेवाड़। मेवाड़ और चित्तौड़ के जो राजा थे, महाराणा प्रताप, उनके साथ अकबर का बहुत लंबे समय तक की संघर्ष चलता है। उनके पिताजी उदय सिंह के साथ भी
और महाराणा प्रताप के साथ भी लंबे समय तक संघर्ष चलता है। और कभी भी महाराणा प्रताप अकबर के समक्ष घुटने नहीं दिए, न ही उनकी किसी भी नीति को माना। उन्होंने जंगल में रहना स्वीकार किया, घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन मुगल साम्राज्य के खिलाफ हमेशा वो टक्कर और युवा देते रहे। एक महत्वपूर्ण युद्ध भी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में हल्दी घाटी में लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय तो हुई और वो विवश भी हुए जंगलों को भागने के लिए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और रह करके शक्ति को संगठित करके, एकत्र करके जब भी मौका मिला वो अपना संघर्ष उन्होंने जारी रखा। और इस जो मेवाड़ की जो विजय हुई, मालवा और मेवाड़ की विजय के बाद गुजरात की विजय का रास्ता खुल गया, क्योंकि मेवाड़ की विजय के बिना गुजरात तक पहुंचना असंभव था। और गुजरात को इम्पोर्टेंट था क्योंकि गुजरात में खंबात नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था, जिससे विदेशों से व्यापार करने में, समुद्री रास्ते से व्यापार करने में बहुत सहायता मिलती। दूसरा, व्यापार और वाणिज्य का बड़ा केंद्र था। यहाँ से हज यात्रा जाने के लिए भी बहुत आसानी रहती थी और यहाँ से काफी बंदरगाह से जहाज हज यात्रियों के लिए उपस्थित रहते थे। तीसरा, उस समय तक पुर्तगाली लोग, क्योंकि पुर्तगालियों का पहला आगमन भारत में 1498 ईस्वी में हुआ, पुर्तगालियों का आगमन स्टार्ट हो चुका था, तो पुर्तगाली खंबात गुजरात के रास्ते से आकर के हिंदुस्तान में अपनी पैठ न बैठा पाया, इसलिए भी खंबात गुजरात में मुगल साम्राज्य का विस्तार और वहां पर उसकी पकड़ होना बहुत जरूरी है। उसका प्रयास किया गया और उसको मार्ग प्रशस्त किया और गुजरात पर विजय भी अकबर ने की। राजनीतिक इतिहास के अलावा अगर हम देखें अकबर के बारे में, तो अकबर का जो एरा है वो उदारवाद से भरपूर। अकबर का युग जो है उदारीकरण का युग भी कहलाता है और हिंदू मुस्लिम के बीच में सामंजस्य काफी अच्छा रहा है। हिंदुओं को मुगल साम्राज्य में काफी बड़े ओहदे भी प्राप्त हुए, उनको समान भागीदारी भी प्राप्त हुई मुगल साम्राज्य में, क्योंकि अकबर की सोच उदारवादी थी और वो सबको लेकर के चलना चाहते थे। इसी क्रम में अगर हम देखें तो 1562 ईस्वी अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। अब ये दास कौन होते थे? जब मुगलों के साथ में युद्ध हुआ करते थे, हिंदू राजाओं के या गैर मुसलमानों के युद्ध हुआ करते थे, उसमें हिंदू गैर योद्धाओं को, हिंदू योद्धाओं और गैर योद्धा जो लोग हुआ करते थे, जिनको भी बंदी बना लिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था, उनको दास के रूप में रखा जाता था, उनसे काम लिया जाता था और बहुत लोगों का, काफी लोगों का उनका धर्मांतरण भी करा दिया जाता था। तो इन युद्धों के बाद बंदी बनाए गए लोगों को दास बनाने की प्रथा सन 1562 में अकबर ने समाप्त कर दी थी। उस समय तक हिंदू जो तीर्थयात्री थे, जो अपने धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने जाया करते थे, उनसे एक प्रकार का तीर्थयात्री कर लिया जाता था। इस तीर्थयात्री कर को थोड़ा घृणित भी माना जाता था। अकबर ने इस पर ध्यान दिया और उसने कहा 1563 से तीर्थयात्री कर को भी उसने समाप्त कर दिया, जिससे कि हिंदू तीर्थयात्रियों को अब सुविधा हो गई कि वो आसानी से कहीं भी जाकर के मुसलमानों के तरह वो भी बिना टैक्स दिए अपने मंदिरों में तीर्थ स्थानों पर जा सकते। एक टैक्स था जिसको भी मैंने पिछले बार चर्चा आपसे की थी,
जजिया, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। काफी लोग इसको कहते हैं कि हिंदुओं से लिया जाता था, लेकिन जो टेक्निकल टर्म है वो ये गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक गैर धार्मिक टैक्स था। धार्मिक टैक्स नहीं था, गैर धार्मिक टैक्स था, जजिया। तो वो चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, सभी से दिया जाता था। उसमें स्त्रियां, बच्चे और विकलांग लोग जो है माफ किए गए थे। तो उसने इस घृणित टैक्स को 1564 में जजिया को अकबर ने हटा दिया, समाप्त कर दिया। 1583 में विशेष अवसरों पर पशुओं की हत्या पर बहुत सारे हिंदुओं में बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं, वेद। तो उन संस्कृत के या अन्य तिथियों का अकबर ने फारसी अनुवाद कराया और इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जो ग्रंथ थे इनका फारसी अनुवाद कराने के लिए अकबर ने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट जो अनुवाद विभाग था वो भी उसने अलग से खोला, जिससे कि इन ग्रंथों का भी लाभ उठाया जा सके। जो स्त्रियां जिनके पति कम उम्र में जिनकी मृत्यु हो जाती थी, जो विधवा हो जाती थी, और विधवाओं के पुनर्विवाह को अकबर ने काफी प्रोत्साहित किया। उसने काफी प्रोत्साहित किया कि जिससे कि विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह हो सके और समाज का जो फिर से अभिन्न अंग बनी रहे, वो तिरस्कृत जीवन ना जिए, वो समाज से बाहर ना रहे। इसके लिए उसने विधवा पुनर्विवाह को भी काफी हद तक प्रोत्साहित किया अकबर ने। उदार था, हिंदुओं के साथ में अपने राजपूतों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उनका अपने साम्राज्य में उनको महत्वपूर्ण पदों पर दिया। इवन अगर आप उनके नवरत्नों को देखें तो नवरत्नों में भी कई रत्न, चाहे लोकरत्न, चाहे मानसिंह, चाहे कई लोगों को उसने अपने नवरत्नों में भी स्थान दिया। और वो हिंदुओं के जो 30 त्योहार या उनके जो रस्में शादी विवाह होते थे उसमें भी वो शिरकत करता था। हिंदू त्योहारों में भी अकबर का आना जाना था, उसको भी वो मानता था। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो राजपूतों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए अकबर ने अपने से विवाह करने वाली किसी भी स्त्री का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। अगर देखें तो जोधाबाई फतेहपुर सीकरी में रसोई खाना है, उनका जो आवास है उसमें काफी हद तक हिंदू चित्रकारी का, तुलसी का, मोरों का आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा कि रहन सहन पद्धति जो थी काफी हद तक हिंदू जैसी थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो हिंदू स्त्रियों के शादी के उपरांत धर्म परिवर्तन नहीं कराए गए, ये भी अकबर ने प्रयास किया। 1575 ईस्वी में आगरा से कुछ दूरी पर फतेहपुर सीकरी एक जगह है, तो वहां पर उसने एक इबादत खाने का भी जो है निर्माण कराया। महत्वपूर्ण जो किले बनाए गए थे उसमें फतेहपुर सीकरी का भी किला था, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसकी धार्मिक नीति जो अकबर की तो काफी इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी बताया कि आगरा से कुछ दूरी पर उसने फतेहपुर सीकरी के महल का निर्माण कराया था। काफी ऊंचाई पर बना हुआ ये महल है, आज काफी खंडहर अवस्था में, लेकिन फतेहपुर सीकरी अगर जाना जाता है आज का तो काफी हद तक अकबर के किले भी बना। बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो वहां पर जाते हैं और इस किले को बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि इसमें इस किले के अंदर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। इस किले में एक बुलंद दरवाजे का भी निर्माण कराया गया था, जो कि गुजरात विजय का प्रतीक थी, उसमें निर्माण कराया गया। काफी बड़ी इमारत है इसी के अंदर।
1578 में इसी फतेहपुर सीकरी के किले के अंदर इबादत खाने का भी निर्माण कराया था और इसको जो इबादत खाना था इसको धर्म संसद के भवन के रूप में इसको परिवर्तित किया। मैंने बताया आपको कि 1562 में पहली बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर में गया था और उसके बाद वो लगातार जो प्रतिवर्ष होते थे 17-18 साल तक उस दरगाह पर जाता था। उसके ऊपर काफी हद तक टोडरमल, बीरबल और मानसिंह का भी प्रभाव था। बीरबल उसके बहुत घनिष्ठ मित्रों में से थे जिनके साथ वो सबसे ज्यादा संवाद करना पसंद करता था। तो इसका प्रभाव भी अकबर के मन मस्तिष्क पर काफी हद तक पड़ा और उसकी धार्मिक रीति काफी पोलाइट है। 1579 ईस्वी में अकबर ने महजरनामा की घोषणा की। इसके माध्यम से अब अकबर धार्मिक मामलों में सर्वोच्च निर्णायक बन गया, सबसे महत्वपूर्ण पद पर हो गया था अकबर। 1582 ईस्वी में उसने एक नई आचार संहिता, नई परिपाटी प्रारंभ की जिसको लोग दीन-ए-इलाही कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसने एक नया धर्म चलाया, दीन-ए-इलाही। तो ये नया धर्म ना होके सारे धर्मों की अच्छी बातों का संकलन था, एक आचार व्यवस्था थी जिसको कि अकबर ने प्रारंभ किया था। इसे हम तौहीद-ए-इलाही, दीन-ए-इलाही को हम तौहीद-ए-इलाही के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपने चर्चा में बताया कि कुछ लोग इसको धर्म कहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि धर्म के लिए कोई एक निश्चित, जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर है, मुस्लिम के लिए मस्जिद है, ईसाइयों के लिए गिरजा है, सिख के लिए गुरुद्वारा है, ऐसे किसी धार्मिक स्थल का कोई निर्माण नहीं था दीन-ए-इलाही में जिसको ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहा जा सके। ना ही कोई धार्मिक ग्रंथ था जैसे गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है, ऐसे कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, कोई आराध्य नहीं थे। तो इसको धर्म न कहकर के इसको एक आचार व्यवहार पद्धति का कहा जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा। इसकी जो सदस्यता जो लोग ग्रहण करते थे, जिन लोगों ने इसकी सदस्यता ग्रहण की, जैसे बीरबल इसका सदस्य था, जबकि भगवान दास, मान सिंह ये लोग इसके सदस्य कभी नहीं थे। तो जो लोग इसकी सदस्यता ग्रहण करते थे, ये जरूरी नहीं था उनके लिए कि वो अपने जो मूल धर्म है उससे अलग हो, वो अपने मूल धर्म में रहते हुए भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते। इसके कुछ आचार विचार में इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डे रखा गया था वो रविवार था, इतवार का दिन था, जिस दिन दीक्षा का दिन होता था दीन-ए-इलाही में। कुछ इसकी पद्धतियां रखी गई कि हमेशा सच बोलना चाहिए और अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, किसी दीन दुखी को तकलीफ देनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। अपनी जो 13वीं होती है कि हमारे यहाँ मृत्यु के उपरांत बोल दिया जाता है, तो दीन-ए-इलाही में ये व्यवस्था की गई कि अपने वो जीते जी उसको दीन-ए-इलाही में 13वीं का व्यवस्था की गई। इस प्रकार से कुछ उसकी आचार व्यवस्थाएं भी रखी गई थी। एक महत्वपूर्ण बिंदु है अकबर का, क्योंकि अकबर ने ही मुगल साम्राज्य को स्टैब्लिश किया था, स्थापित किया था, तो उसके प्रशासनिक सुधारों पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना जरूरी है। अकबर ने जो राजभाषा थी उस फारसी को उसने वहां की राजभाषा को बनाया और पूरे साम्राज्य में उसने प्रयास किया कि एक जैसी पाठ माप और व्यवस्था लागू की जाए। सब जगह एक जैसा सिस्टम, पाठ माप, हर जगह एक जैसी मुद्रा का चयन किया जाए, मुद्रा एक जैसी है हर जगह।
प्रशासनिक व्यवस्था को लगभग एक जैसा ही लागू किया गया, सिस्टम जो एक जैसा है, जिससे कि लगे कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा मुगल साम्राज्य है और एक सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया गया। पूरे 1575 में 1575 में उसने पूरे मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया और आगे चल करके जब दक्षिण भारत की विजय की गई तो जब बढ़ा ये तो उसको 12 सूबों से बढ़ा करके 15 सूबों में परिवर्तित कर दिया गया। लगभग 15 सूबों में बांटा मुगल साम्राज्य को अकबर ने। सूबे को सब डिवाइड किया गया सरकारों में, सबसे बड़ा सूबा, फिर सरकार के बाद में परगने या महाल, और महाल के बाद में जो सबसे छोटी जो इकाई थी वो ग्राम था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम था। तभी कहा ग्राम पंचायत, उसके बाद में आज ब्लॉक है, तहसील है, जिला है। इस प्रकार से पुराने समय में भी सूबे, सरकारें, परगने, महाल, गांव, इस प्रकार से उसको बांटा गया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। गांव में ग्राम प्रधान है वो मुखिया होगा, सूबे का जो मुखिया होगा वो सूबेदार होगा, और सबसे ऊपर बादशाह सलाम। इस प्रकार से उन्होंने उस व्यवस्था को 1577 ईस्वी में उसने एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू की, मनसबदारी। और ये व्यवस्था एक प्रकार से रैंक था, मनसब मतलब रैंक, ओहदा आपका। इसमें जात और सवार दो हिस्से किए गए। जात मतलब जो था पैदल सैनिक, सवार लोग वो सवार सैनिक हुआ करते थे, और इसके माध्यम से मालूम पड़ता था कि उसकी रैंक क्या है। किसी को अगर 1000 का मनसब दिया गया है तो छोटा अधिकारी है, किसी को 10,000 का मनसब दिया गया है तो बड़ा अधिकारी है। बड़े मनसब ज्यादातर जो था वो शाही परिवार के लोगों को दिया जाता था। जो युवराज थे, जो शहजादे थे, या परिवार के जो महत्वपूर्ण लोग होते थे, उनको बड़ा मनसब दिया जाता था, छोटे मनसब दूसरे लोगों को दिए जाते थे। और कमोबेश अगर आप देखें तो ये जो व्यवस्था थी, मनसबदारी व्यवस्था थी, ये थोड़े मोड़े बदलाव के साथ ये लास्ट तक जारी है। ऐसा नहीं कि अकबर के साथ में ये व्यवस्था समाप्त हो गई। अकबर के बाद ये व्यवस्था चाहे वो जहांगीर के टाइम थोड़ा सा परिवर्तन हो गया था, 2 ईयर्स बहुत हो गया था, फिर शाहजहां के औरंगजेब के टाइम पर ये मनसबदारी व्यवस्था चलती थी। अब जब औरंगजेब पढ़ेंगे तो काफी हद तक देखेंगे कि ये जो जागीरदारी मनसबदारी जो व्यवस्था थी काफी हद तक मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनने की बात है। तो ये व्यवस्था चलती रही। अकबर को ये जो व्यवस्था थी, अकबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो थोड़े मोड़े बदलाव के साथ, बहुत ज्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ इसमें, थोड़ा मोड़ा बदलाव होता रहा। और समय के साथ बदलाव जरूरी भी है। किसी ढांचे को अगर मजबूती के साथ चलाए रखना है तो अमेंडमेंट बहुत जरूरी है। वो अमेंडमेंट होते रहे समय के साथ में, लेकिन ये व्यवस्था बहुत हद तक आगे तक जाएगी। अकबर का एक बहुत महत्वपूर्ण काम और था, जो इससे पहले शेरशाह सूरी ने किया था। उस समय की आय का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन था वो था भू राजस्व। भू राजस्व सबसे महत्वपूर्ण साधन था किसी भी सरकार की आय। इस पर सरकारें बहुत सोच विचार करके, नीति बना करके बहुत सुदृढ़ ढंग से कोई सिस्टम लागू करते हैं। शेरशाह सूरी ने भी किया। शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था बहुत ड्रास्टिक चेंजेस के साथ लागू हुई थी, और अकबर ने काफी हद तक उस व्यवस्था से सीखा, और उसमें जो कमियां थी, जो दोष थे, उसको अलग करके, दूर करके उसको व्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग किया। और इसका क्रेडिट जाता है, अकबर ने सारा कार्य किया अपने महत्वपूर्ण व्यक्ति को टोडरमल। कई बार ये व्यवस्था टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी इतिहास में जानी जाती है, और हम इसे आईने दहशाला के रूप में भी जानते हैं। जो ये एग्रीकल्चर जो चेंजेस किए गए थे, रिफॉर्म्स किए गए थे, उसमें ये 1580 के लगभग जो है चेंजेस टोडरमल व्यवस्था लागू की गई। इसे आईने दहशाला के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि शब्द से ही क्लियर हो रहा है, आईने दहशाला, दहशाला मतलब 10 साला,
10 साल की व्यवस्था। अभी तक की व्यवस्था थी ताकि आपकी इस वर्ष फसल कैसी पैदा हुई है, जैसी फसल पैदा हुई वैसा आपको टैक्स देना। इस साल अच्छी बारिश हुई, कोई आपदा नहीं आने पाई, फसल बहुत अच्छी रहती थी। किसी साल सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, क्लाइमेट चेंजेस हुए तो फसलें खराब हो गई, तो भी टैक्स आपको देना पड़ता था। तो अकबर ने सोचा कि इसको 1 2 3 साल नहीं बल्कि 10 साल तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल तक सारी भूमि का एवरेज निकाला जाए, और एवरेज निकालने के बाद 10 साल का उसका एवरेज निकाल लिया जाए, और 10 साल का एवरेज प्रति बीघा एवरेज निकाला जाए। एक बीघे में कितनी पैदावार होगी, और बीघा भी कैसा हो, उस जमीन को भी 4 हिस्से में बांट दिया गया। 4 हिस्से में बांट दिया गया। सबसे जो अच्छी भूमि थी उसको कहा गया कोलज, जो उससे खराब भूमि थी उसको कहा गया परौती, और तीसरे नंबर की जिसकी भूमि थी उसको कहा गया चाचर, और जो चौथे नंबर की भूमि थी उसको कहा गया बंजर। अक्सर लोग कहते हैं बंजर जमीन, जहाँ पर कुछ पैदावार नहीं होती है, 8 10 साल में तुम्हारा फसल पैदा होता है, अच्छी भूमि तो उसमें प्रतिवर्ष पैदा होता है। तो इन 4 हिस्सों में जमीन को बांटा गया, कोलज, परौती, चाचर, बंजर, 4 हिस्सों में बांटा गया, और चारों का 10 साल का एवरेज निकाला गया। कोलज का 10 साल का एवरेज निकाला गया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर समझिए कि कोलज में कोलज सबसे अच्छी क्वालिटी की जमीन थी, तो उसमें 10 साल में सपोज कीजिए कि 1 बीघे में एक साल 4 कुंटल गेहूं पैदा हो गया, अगले साल 2 कुंटल पैदा हो गया, अगले साल फिर 5 कुंटल पैदा हो गया, तो 10 साल का एवरेज निकाला। ऐसे ही परौती का, ऐसे ही चाचर, ऐसे ही सबका निकालिएगा। तो नेचुरल सी बात है, जिसके पास में कोलज भूमि होगी उसकी पैदावार ज्यादा होगी, और जब पैदावार ज्यादा होगी तो उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। बंजर भूमि जिसके पास होगी उसके पास पैदावार बहुत कम होगी, जब बहुत कम होगी तो 10 साल के एवरेज के हिसाब से आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा। काफी हद तक इससे जो टैक्स में जो पैमानी थी, अभी तक कई क्या गलती जाती थी कई बार की, जिसके पास बंजर या चाचर भूमि है उसको भी टैक्स कोलज या पड़ोसी के बराबर देना पड़ता था। तो इस जो मिसमैनेजमेंट था इसको काफी हद तक गवर्नमेंट ने इसको दूर काफी हद तक कम किया। अभी तक जो था भूमि की नाप रस्सी से की जाती थी, सन की रस्सी से की जाती थी। मैक्सिमम जो नाप होती थी सन की रस्सी से किया जाता, लेकिन सन की रस्सी का जो लोग गांव से जुड़े होंगे वो अच्छे जानते होंगे कि सन की रस्सी का एक दुष्प्रभाव होता है कि वो मौसम के हिसाब से गीले और सूखे होने पर वो घट बढ़ जाएगा, और जब घट बढ़ जाया करती थी तो उसी में जो है ये सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं लाभ दे दिया करते थे। किसी की जमीन घटानी है तो उसको सूखी से नाप दिया, किसी बढ़ानी है तो गीली से नाप दिया, तो अंतर आ जाता था, वो अंतर काफी हद तक हो जाता था। अकबर ने इस व्यवस्था को समाप्त किया। अब सन की रस्सी के प्रयोग के स्थान पर बांस का प्रयोग स्टार्ट किया। बांस की जड़ी का प्रयोग शुरू हुआ, जिसके टुकड़े लोहे की पत्तियों से जुड़े हुए। बांस घट बढ़ नहीं सकता था, बांस में लोहे के छल्ले फंसा दिए जाते थे और उससे से उसकी पैमाइश की जाती थी। पहले जो नापने की जो इकाई थी वो गज सिकंदरी था। सिकंदर लोधी के टाइम पर जो पैमाइश का जो मानक था वो सिकंदरी गज था, जो 32 अंगुल का होता था, 4 ऐसे करके 32 अंगुल रखे जाते थे, तब एक सिकंदरी गज बनता था। तो अब अकबर के टाइम पे उसको गज इलाही कह दिया गया, गज इलाही का प्रयोग आना 1586-87 में गज इलाही का प्रयोग स्टार्ट कर दिया। जो क्षेत्रफल की जो इकाई वो बीघा बन जाती थी, कई जगह अच्छे बीघे इसलिए उनका जो बीघा था तो 60 गज गुना 60 गज, लगभग 3600 वर्ग गज का एक बीघा हुआ करता था। उसी के हिसाब से वो टैक्सेशन तय होता था। 3600 वर्ग गज, 60 गुना 60 गज का एक बीघा होता था, और जो गज था वो इलाही गज था, सिकंदरी गज के स्थान पर इलाही गज। मैंने बताया कि साम्राज्य में को 4 भागों में बांट दिया गया। सबसे अच्छी भूमि जो थी जिसपे हर वर्ष खेती होती तो साल में 2 या 3 फसलें पैदा की जाती, साल में 2 फसल 3 फसल तक पैदा कराई जाती थी। वो जमीन थी कोलज। पड़ौती भूमि वो होती थी जिसमें उत्पादन क्षमता थी
पुनर्संचित करने के लिए उसको 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, जिससे कि वो अपनी पैदावार, अपनी उर्वरा शक्ति को पुनः संचित कर सके। जो चाचर थी वो 3-4 वर्ष के लिए छोड़ दी जाती थी, और जो बंजर जमीन थी उसमें 5 या उससे ज्यादा वर्षों के बाद में फसल ली जाती थी, है ना। इस प्रकार से इन जमीन को जमीन का वर्गीकरण किया जाता है। 10 वर्षों का पूरा एवरेज निकाला जाता है। 10 वर्षों का एवरेज निकालने के बाद में तब किसानों की ढलान की दर निश्चित की जाती है। और इसमें जो राज्य का हिस्सा था, हमने आपको बताया था कि शरीयत के हिसाब से जो मैक्सिमम जो पूरा राजस्व दिया जा सकता था वो था 50%। लेकिन अकबर ने जो टैक्सेशन दिया, जो राजस्व पूरा जितना ही दिया, वो 1/3 था कुल पैदावार का, 1/3 था 33%, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा। 3 बोरा अगर गेहूं पैदा होगा, 1 बोरा जो है वो सरकार का हो जाएगा, 2 बोरा किसान का रहेगा, क्योंकि किसान को लागत भी आती है इसके ऊपर, बीज है, बिजाई है, सिंचाई है, बुआई है, खाना है, उसका वो भी हिस्सा रहता है। तो 1/3 इसमें टैक्स ने लगाया। कोशिश ये की जाती थी कि टैक्स जो है वो नकद दिया जाए, सिक्कों के रूप में दिया जाए। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में मिलने की अलग अलग कीमतें निश्चित की, अलग अलग इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग अपनी टिप्पणी की। यदि टैक्स कैश के रूप में नहीं हो पाता तब उसके बदले में फसल भी दे दिया जाए। सरकारी कर्मचारी भूमि की किस्म, कैसे भूमि, उसका क्षेत्रफल, क्या गल्ला पैदा किया गया है, कितना पैदावार हुई है, गल्ले की कीमत क्या है, आदि का हिसाब प्रत्येक वर्ष तैयार किया, हर वर्ष को तैयार किया, क्योंकि उसी के आधार पर भविष्य का लगान प्रबंधन निर्भर करता है। परंतु अब किसानों से प्रत्येक वर्ष लगान निश्चित करने और प्रत्येक वर्ष गन्ने की कीमतें निश्चित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एक बार वो फिक्स कर दी, 10 साल का एवरेज निकाल के फिक्स कर दी, उसी के आधार पर से वो टैक्सेशन लिया जाता है। जो जागीरदारी भूमि थी, जागीरदारों की भूमि थी, इस व्यवस्था के अंतर्गत भी सम्मिलित की गई थी, और जो भूमि जागीरों के रूप में दी गई थी उसकी लगान व्यवस्था का प्रबंध भी केंद्रीय अधिकारी ही करते थे, जो शासनदार रखे थे। अकबर ने किसानों को भी भूमि का स्वामी माना, मतलब रैयत, जो किसान उनको रैयत कहा जाता है, तो रैयत को भी अकबर ने जमीन का मालिक, वास्तविक मालिक स्वीकार किया, और राज्य ने किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया, जमींदारों और जागीरदारों से नहीं, और किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया। इस प्रकार शेरशाह की भांति इसकी व्यवस्था भी कहती है, ये शेरशाह ने किया कि डायरेक्ट रैयत से था, किसानों से उसने संपर्क स्थापित किया और डायरेक्ट किसानों से ही टैक्स लिया जाता है, ये उसने पॉलिसी अडॉप्ट किया। तो ये व्यवस्था रैयत वाली व्यवस्था कहलाती है। लगान के लिए किसानों को पट्टे दिए जाते थे, जिसमें उनकी भूमि का विवरण, कैसी भूमि है, उसका क्षेत्रफल कुल कितना है, आदि दिया जाता है। सबके किसानों को पट्टे जारी करते हैं, और वो कितना लगान देना था या भी उस पर लिखा होता था, और जितना लगान उसको किसान को देना होता था वो लगान को पहले से किसान को बता दिया जाता था, और किसान उसको स्वीकार करता था। एक पत्र दिया जाता था, उसको स्वीकार करता था, और उसे कबूलियत कहते थे कि कबूल करता था वो कि हम इतना टैक्स देंगे। एक प्रकार से कबूलियत कर लिया जाता था, किसान सरकार से कबूल करता था कि माई बाप ये हमारा लगान है और ये इसको दे देगा, ये कबूल करना, इतना टैक्स आपको पे करें। वो कबूलियत पर पहले ही साइन करा दिया जाता थे, दस्तखत कर दिया जाता। लेकिन किसानों को सपोर्ट भी किया जाता सरकार की तरफ से, किसानों को भूमि में सुधार है, उनको प्रोत्साहन भी दिया जाता था, समय समय पर उनकी सहायता भी की जाती थी, और आपत्ति आने पर कोई मुसीबत आती थी, बाढ़, अकाल कुछ भी आता था, तो लगान को सरकार की ओर से कम भी किया जाता था, और कई बार बहुत बड़ा दुर्भिक्ष आ जाने पर ये माफ तो माफ। इस प्रकार से किसानों के साथ में बहुत बेहतर रिश्ते उन्होंने स्टैब्लिश किए। जो ये आईने दर्शा रहा था, 10 वर्षीय व्यवस्था थी, इसको पूरा
व्यवस्था भी कहते हैं कि पूरे राज्य में लागू नहीं हो पाई, संपूर्ण राज्य में संभव नहीं कि वहाँ पूरे राज्य में लागू नहीं किया गया, बल्कि लगान को निश्चित करने के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रणालियों का उपयोग किया गया। कहीं पे गंगा बरसी थी, कहीं पे बढ़ाई थी, कहीं पे नष्ट था, कहीं अनुकूल थी, सब अलग अलग व्यवस्थाएं को लागू की गई। लगान वसूलने का जो मेन काम था, जो सरकारी कर्मचारी थे वो या तो कहीं पटवारी थे, कहीं मुकद्दम थे, इनको कई बार पटेल या देशमुख भी कहते थे। मेन जो थे वो पटवारी या मुकद्दम थे, लेखपाल। पटवारी को आज भी आप देखते होंगे कि ग्रामीण में पटवारी लेखपाल सरकारी महकमे के पद होते हैं, ये सरकारी अधिकारी नहीं। इनकी सहायता से लगान वसूल किया जाता था पटवारी और मुकद्दम के माध्यम से। जमीन का लेखा जोखा और हिसाब किताब भी यही होता था। लगान में से कुछ हिस्सा इनको भी दिया जाता था, इनके सर्वाइवल के लिए भी दिया जाता था। अकबर के बाद के समय में कानूनों में सरकारी कर्मचारी मानकों ने वेतन देना भी प्रारंभ कर दिया गया। अमल गुजार सूबों के दीवानों के अधीन और सूबे के दीवान केंद्रीय दीवान अथवा अर्थ मंत्री के अधीन। अकबर ने अपनी न्यायशाला व्यवस्था को लागू करने के लिए एक अधिकारी जिसको कि किरोड़ी कहा है, जो कि करोड़ी कहते हैं, करोड़ी की भी नियुक्ति की थी कि जहां से लगभग 1 करोड़ दाम की वसूली की जा सके। तो एक करोड़ी एक अधिकारी बनाया गया, हर 1 करोड़ दाम की वसूली की जा सके। अकबर ने जजिया व जकात जैसे करों को हटाने के अतिरिक्त किसानों को की सुविधा के लिए पेड़ों व पशुओं को बेचने व खरीदने के लिए नमक, बाजार, मकान, बहुत सारी चीजें उसने इंट्रोड्यूस की। इस प्रकार से अगर हम देखें कि अकबर की जो भू राज व्यवस्था थी उसमें जो कमियां पीछे रह गई थी शेष असूरी के भू राज व्यवस्था में, उसको दूर किया। रस्सी की बजाय बांस का इस्तेमाल किया और बांस में छल्ले लगा दिए गए 2 गज के बीच में, और उसके साथ उसकी पैमाइश होती थी, जो कमियां थी वो दूर हो गई। अधिकारियों का समय समय पर तबादला करते रहते, जिससे कि अधिकारी वहां पर किसी प्रकार की मोनोपोली न बना पाए और किसानों का शोषण न होने पाए, सरकार तक सही चीजें पहुंचे। इसमें खालसा भूमि होती थी। खालसा भूमि अर्थात जो सरकार की अपनी जमीन हुआ करती थी, यहाँ से सबसे ज्यादा आय हुआ करती थी खालसा भूमि से, क्योंकि जो ये जमीन थी किसानों की रैयतों की, इससे तो आपको 33%, 1 तिहाई टैक्स मिलता था। लेकिन जो खालसा भूमि थी उस पर राज्य सरकारें खुद खेती कराती थी और उसका खर्चा निकालने के बाद नराई, बुआई, बुआई, जुताई, खाद, बीज का खर्चा निकालने के बाद जो भी बचता था वो सरकार की आय रहती। तो सरकारी जमीन से जिसको खालसा कहा गया है और प्राचीन एंशियंट टाइम पे उसको सीता भी कहा गया है, तो इससे काफी अधिक उसमें मात्रा में जो राजस्व की आय हुआ। अकबर का एक महत्वपूर्ण पक्ष और देखें इसके अलावा तो हम देखते हैं कि उसका स्थापत्य, अगर स्थापत्य की दृष्टि से शाहजहां का जो काल था वो स्वर्णयुग था। अकबर के समय भी शाहजहां ने सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया। अकबर ने लाल रंगों का पत्थर का इस्तेमाल किया, थोड़ा मित्रता का परिचय किया, क्योंकि सोचा कि साम्राज्य की बुनियाद है, उसको सुदृढ़ करने के लिए, सेना को वेतन देने के लिए, सरकारी अधिकारियों को वेतन देने के लिए जो अधिक मात्रा में हमको पैसे की आवश्यकता होगी, उसने निर्माण कार्य में लाल रंगों का पत्थर का इस्तेमाल किया। कुछ महत्वपूर्ण किलों का निर्माण कराया, जैसे इलाहाबाद का किला देखिए, आगरे का किला देखिए, फतेहपुर सीकरी का किला देखिए, ये सभी लाल रंगों का पत्थर का उसने निर्माण कार्य कराया। और वर्तमान में अगर आप आगरा जाएंगे तो आगरे में किला बहुत फेमस है, और उसी किले में लास्ट में औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर दिया था, और उसी किले में रहते हुए शाहजहां वहीं से ताजमहल को देखा करते थे और आगे के 7-8 साल उसी में साधारण कैदी की भांति बंद रहे थे, जहाँ उनकी बेटी ही से
आकर के उनकी सेवा शुश्रूषा करती थी। इसी आगे के किले में रहने में मृत्यु हुई। उसने लाल पत्थर का प्रयोग किया। इसमें हिंदू और इस्लामी दोनों कलाओं का खुलकर उसने इस्तेमाल किया, क्योंकि वो हिंदू और इस्लामी एकता का प्रतीक है, उसका उसने प्रयोग किया। आगरे का किला करीब 15 वर्षों में बना और इसी के साथ साथ लाहौर के किले का निर्माण कार्य इसमें प्रारंभ हुआ है। इलाहाबाद का किला कुछ समय बाद का है। इनकी दीवारें इतनी सुदृढ़ बनाई गई थी कि पत्थरों के जो जोड़े जाते थे, जो पत्थर जोड़े जाते थे, उसके बीच से एक बार भी नहीं निकाला जाता, इतना मजबूत जुड़ाई गई, इतने मजबूत थे। शेष 2 द्वारों में से एक दिल्ली द्वार और एक दूसरा द्वार कहलाता था। प्रवेश द्वार आगे किले में, आगे के किले में पहले 4 प्रवेश द्वार हुआ, बाद में 2 बंद कर दिए गए, 2 खुले रह गए। जो खुले रह गए वो दिल्ली द्वार और दूसरा मसीह द्वार का दिल्ली देख सकते। किले का जो घेरा है, किला कितना बड़ा आप इससे लगा सकते हैं। किले का जो घेरा है, वो घेरा है, वो लगभग आप अगर पूरा चक्कर लगाएंगे तो 1.5 मील, 1 मील में लगभग 1.6 किलोमीटर होता है, तो 1.5 मील आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वो किला रहा हो, जिसमें अकबर ने लगभग 500 इमारतें बनवाई। उसके अंदर 500 इमारतों का निर्माण किया था। इसमें बहुत सी इमारतों को शाहजहां ने दोबारा बनवाया या उसका स्वरूप चेंज किया काफी। इसमें जो चेंज किए गए प्रमुख है जहांगीर महल, अकबरी महल, ये उसके महत्वपूर्ण भाग में परिवर्तित किया गया। आगरे के किले की साधारण रूपरेखा राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया ग्वालियर के किले से। ग्वालियर में जो मानसिक का किला है उसके काफी छवि दिखाई पड़ती है आगरे के, और इससे बनी इमारतें भी हिंदू कला और संस्कृति से काफी हद तक प्रभावित थी। लाहौर के किले की रूपरेखा भी आगरे के किले के समान है, परंतु जो मेन जिसमें अकबर की अपना सोच, अपना चिंतन, अपनी एक छवि दिखाई पड़ती है, वो है अकबर की सबसे सुंदरतम इमारतों में से एक फतेहपुर सीकरी का किला, जो कि आगरा के पास में, आगरा के निकट में, जिसका मैंने स्टार्टिंग में चर्चा भी किया था। बेहद खूबसूरत इस्लामी और हिंदवी संस्कृति का मेल, मजबूत दर्शनीय स्थापत्य कला का नमूना है फतेहपुर सीकरी का किला, जो आगरे में है। आज काफी हद तक वो काफी उजड़ गया है, लेकिन फिर भी अगर देखेंगे अकबर की कला को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखने समझने। उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण इमारतें बनाई गई। उसके अंदर दीवाने आम, जहाँ वो आम लोगों के साथ बैठ कर चर्चा करता था। उसके अंदर दीवाने खास, जहाँ उसकी जो खास या कह सकते हैं कैबिनेट, उसकी कैबिनेट जो वहाँ बैठ करके उनके साथ अकबर चर्चा करता था। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिए जाते थे। पूरे साम्राज्य को चलाने की जो नीतियां बनती थी वो दीवाने खास महलों में चर्चाएं हुआ करती थी। एक उसी के अंदर फतेहपुर सीकरी महल के अंदर जाए, किले के अंदर जाए, एक पंच महल बना हुआ है। कई फोटोज में आपने देखा होगा कि एक मंजिल है, उसके ऊपर छोटा गया है, दूसरा मंजिल, 5 मंजिल का एक पंच महल बनाया गया है, जो कि फतेहपुर सीकरी के अंदर। उसके अंदर तुर्की सुल्ताना का महल है, खास महल है, जोधाबाई का मेन महल, जिसकी मैंने चर्चा की थी, उसकी रसोई भी बनी हुई है, तो जहाँ तुलसी को जड़ जाती थी वो भी बना हुआ है, आज भी है, इसका प्रमाण आज भी है। उसी में मरियम महल भी है, मरियम बीरबल के सलाहकार थे। अक्सर बीरबल की जरूरत अकबर को पड़ जाया करती थी, देर सवेर वो कभी बुला लिया करते। तो बीरबल का जो महल है वो अकबर के महल के बिल्कुल पास में रखा गया था, उनको पास वाला ही दिया गया था, क्योंकि सबसे अच्छे जो मित्र, जो सलाहकार थे, वो कहीं ना कहीं अकबर के बीरबल थे। तो बीरबल का पास में ही महल रखा गया, तो पास में लिया गया। उसी में हिरन महल भी है, उसी में इबादत के लिए जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया गया है, और उसी में इतिहास का सबसे प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा
और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह रखी गई है। जब अकबर ने बनवाया तो लाल पत्थर की थी, बाद में इसको जहांगीर कर दिया गया और ये व्हाइट पत्थर की बनाई गई। एक छोटी सी घटना है, मैं और चर्चा करना चाहूंगा यहाँ पर। अकबर को जब कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ था, बहुत परेशान हो गए, कई बार चक्कर लगाया, मुझे तो चिश्ती की दरगाह पे गया, फिर वहां से दरगाह किसी सलीम चिश्ती की दरगाह पे गया, उससे चिश्ती की दरगाह पे आया, कई बार आया, उससे सलीम के आशीर्वाद से उसको एक पुत्र बनने की प्राप्त हुई। तो उसने शेख सलीम के ही नाम पर अपने पुत्र का नाम सलीम रख दिया, जो आगे जाकर जहांगीर के नाम से शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्त हुआ, वही आगे जाकर जहांगीर के नाम से हिंदुस्तान का अगला बादशाह है। तो वो उन्हीं के आशीर्वाद से उसको प्राप्त हुआ। इसके अलावा उसके अंदर सैकड़ों इमारतें हैं, वे सभी सुंदर, और संभवतः एक स्थान पर इतनी सुंदर इमारतों का किसी अन्य कोई भी प्रोजेक्ट में वहां पर एक साथ पाया जाना संभव नहीं। 5 मंजिल का जो पंचमहल है, इसमें जितने भी स्तंभ हैं, वो सब स्तंभ एक एक स्तंभ अलग अलग डिजाइन का बना हुआ है, अलग अलग विविध प्रकार के बने हुए हैं। प्रत्येक स्तंभ उसकी जो कलश है, जो खंडियां हैं, फूल हैं और पत्तियों को अलग अलग प्रकार से बनाया गया है। तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर है। अकबर का आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर बात किए बिना अकबर अधूरा है। अकबर और जहांगीर की चित्रकला, अकबर का प्रशासन, राजनीति की उसकी धार्मिक अधूरी है, इस पर चर्चा जरूरी है। इसे जो तुर्की सुल्ताना का महल बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है। इसे इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती करते हैं, जो स्थापत्य कला का मोती से मोती करते हैं। इसी के अंदर जोधाबाई का महल है, वो यह संकेत देता है कि मुगल परिवार के सदस्य रहने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था, किस प्रकार की व्यवस्था पर अकबर की पत्नी मरियम के महल पर फारसी कला का प्रभाव है। इसके स्तंभ और दीवारें, इसमें बंदर, चूहे, हाथी, चीता जैसे जानवरों और विभिन्न रंगों के पत्थरों में मानव आकृतियों से सजाई गई। मनुष्य की आकृतियां उसमें अलग अलग आकार में पूजा करते हुए, शिकार करते हुए, चलते हुए, बात करते हुए अलग अलग आकृति से सजाई गई। जामा मस्जिद भारत में बनी हुई मस्जिदों में से श्रेष्ठ स्थान रखती है। भूमि से 176 फीट ऊंची और पहले चबूतरे से 134 फीट ऊंचाई का बुलंद दरवाजा अपने आप में विशाल और सुंदर इमारत मानी जाती है। शेख सलीम चिश्ती की कब्र पर सीपियों से बने हुए स्तंभ सौंदर्य के दृष्टि से श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। निसंदेह फतेहपुर सीकरी में बनी इमारतें मुगल काल की इमारतों में बनी बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है, बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। इतिहासकार, जो इसमें इतिहासकार उन्होंने लिखा भी है कि फतेहपुर सीकरी के समान ना तो उससे पहले ही कुछ बन सका और ना ही उसके बाद कुछ बनना संभव है। यह पत्थरों में ढाला गया एक रोमांस, यह पत्थरों में डाला गया एक रोमांस। अकबर ने मेड़ता, अजमेर आदि अन्य स्थानों पर कुछ किले और मस्जिदों का भी निर्माण करा, हमारे निर्माण है। और अकबर का जो मकबरा है वो बहुत खूबसूरत है। अकबर का जो मकबरा है वो आगरे के पास में सिकंदरा स्थान है, वहां पर उसका मकबरा बना हुआ है। सिंप्लिसिटी का, इस्लामी रीति रिवाज का और भव्यता का तो बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत इंपॉर्टेंट वो बिल्डिंग है। अकबर के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास अकबर का जो नवरत्नों में से एक वतन है अबुल फजल, उसने जो आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की,
उसमें बहुत कुछ उसने अकबर के बारे में विवरण दिया है, वर्णन किया है, लेकिन उसको समझने के लिए हमको अब्दुल कादिर बदानी जो कि इसका समकालीन इतिहासकार भी है, उसको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि अबुल फजल चूंकि इसका दरबारी भी था, तो कहीं ना कहीं उसका झुकाव इतिहास लिखते समय अकबर की तरफ रहा होगा। उसने आईन अकबरी और अकबरनामा में काफी चीजों की उसने चर्चाएं करी बताया। अकबर के टाइम पर ही जब लास्ट का समय था, अकबर ने बहुत लंबे समय तक रूल किया, लगभग 1556 से लेकर के 1605 अंतिम समय में इसके दरबार में सभी आपको देखा होगा, संघर्ष का समय और एट लास्ट अकबर ने सलीम इसको केवल प्यार से घर में शेखू बाबा कहकर बुलाता था। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान का अगला बादशाह बना और जहांगीर के नाम से वो गद्दी पर बैठा। आज यहीं तक इसको समाप्त करते हैं। जहांगीर वो अगले टॉपिक में अगले विषय से स्टार्ट करेंगे। आज हमने फोकस किया अकबर के ऊपर कि अकबर किस पृष्ठभूमि में पैदा हुआ, किस पृष्ठभूमि में उनका लालन पालन हुआ। जिस पृष्ठभूमि में व्यक्ति पैदा होता है उसका जैसा लालन पालन होता है, जैसे उसके गुरु होते हैं, जैसे उसके माँ बाप होते हैं, जैसा परिवेश होता है, उसका उसके जीवन पर, उसके आचार विचार पर, उसके व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अकबर भारतीय संस्कृति की धरोहर है, उस पर काफी हद तक उसका जन्म मैंने बताया था क्योंकि अमरकोट में राजा के साथ किया हुआ था, तो उसका प्रभाव भी है, उसकी परवरिश पर प्रभाव, उसकी हमने आज धार्मिक नीतियों पर चर्चा की, उसकी हमने प्रशासनिक गुणवत्ता, क्योंकि नए स्टैब्लिश मुगल साम्राज्य को उसने स्टैब्लिश किया था जो कि अभी तक नागपुर की स्थिति था, और साम्राज्य का विस्तार भी किया और साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण भी किया, और इतना सुदृढ़ीकरण किया है उसने, इस प्रकार सुदृढ़ीकरण किया कि आने वाले जो उसके उत्तराधिकारी थे जहांगीर शाह को शासन व्यवस्था में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, उसने मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया जो थोड़े थोड़े बदलावों के साथ, थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ आगे तक जारी हुई, आगे तक चलती रही, और मुगल काल के अंत तक अगर उसको देखेंगे कि बहुत ज्यादा प्रशासनिक व्यवस्था नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण उसका जो रिफॉर्म था होता है राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व, शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था को जिसमें कमियां थी उसको दूर किया, और दूर करने के साथ में उसको नए तरीके से धर्मशाला व्यवस्था जो इसका हेड होता है टोटल, उसने उसको लागू किया, उसने बनाया, और आगे धर्मशाला व्यवस्था अकबर की एक महान उपलब्धियों में से एक उपलब्धि। बहुत से गणित कार्य खत्म किए, चाहे जजिया रहा हो, चाहे तीर्थ यात्रा रहा हो, चाहे दास व्यवस्था के रहा हो, इन सब व्यवस्थाओं को समाप्त किया और एक मिली जुली दोनों संस्कृतियों के फली फूसी साम्राज्य को उसने स्टैब्लिश किया। धन्यवाद।